नमस्कार। खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। कतर अदालत द्वारा 8 भारतीय नागरिकों की मौत की सजा कम किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा, कानूनी टीम से परामर्श और परिजनों से चर्चा कर तय करेंगे अगला कदम। पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की उठाई है औपचारिक मांग। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को बनाया निशाना। राजधानी कीव समेत अन्य शहरों में कई लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने की हमलों की निंदा। कहा, यूक्रेन किसी भी कीमत पर रूस के आगे नहीं झुकेगा। इजराइल ने हमास के खिलाफ हमले किए तेज। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई में हमास के कई आतंकवादियों के मारे जाने का दावा। हमास ने भी आईडीएफ जवानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का किया दावा। गाजा में रहने वालों के विस्थापितों ने बयां किया अपना दर्द। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा एक और झटका। मेन राज्य ने भी 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए ट्रंप को करार दिया अयोग्य। यूएस कैपिटल पर हुए हमले में ट्रंप की कथित भूमिका से उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने वाला दूसरा राज्य। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति जेवियर माइली के सुरक्षा संबंधी उपायों को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। देश के प्रभावशाली श्रमिक संगठन सीटीजी ने अगले साल 24 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का किया आह्वान। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पित करने की मांग की गई है। विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। वहीं कतर अदालत द्वारा 8 भारतीय नागरिकों की मौत की सजा कम किए जाने पर भी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत निर्णय पर कानूनी टीम से परामर्श करके और परिजनों से चर्चा करके अगला कदम तय किया जाएगा। कतर की अपीलीय अदालत ने 8 भारतीय नागरिकों की फांसी की सजा खत्म कर दी है। इस फैसले के संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने कहा कि सजा कम कर दी गई है। इस संबंध में अगले कदम को लेकर कानूनी टीम और भारतीय नागरिकों के परिजनों से विचार विमर्श किया जाएगा। This case is now in the court of appeal, as it's called, and there have been 3 hearings in the Qatar Court of Appeal: November 23rd, November 30th, and December 7th. Meanwhile, our ambassador in Doha got consular access, mentioned that last time we met, to meet all the 8 men on December 3rd. This is an important issue that we are following, and you know that how we can get our people back to India soon at the earliest. That is what is driving us. आतंकी हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग संबंधी एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पित करने की मांग की गई है। Participate in elections is something perhaps I should comment on. We have seen some reports in this regard. It is an internal affair, so let me not comment on it. But the mainstreaming of radical terrorist outfits in Pakistan is nothing new. On our part, we will of course continue to monitor all developments that have an implication on our national security. He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, we have of course been flagging the issue of activities that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned whether we wanted to extradite him. Yes, there has been a request sent. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से भारतीय यात्रियों वाले एक विमान को फ्रांस में उतारे जाने और फिर उस विमान की भारत वापसी को लेकर भी सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ भारतीय वहीं रुक गए हैं और इस मामले को फ्रांस के अधिकारी देख रहे हैं। लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत व्यापारिक जहाजों की मुक्त आवाजाही का पक्षधर है, लेकिन वो इस संदर्भ में किसी बहुपक्षीय पहल का हिस्सा नहीं बना है। We value the free movement of commercial shipping.
which is one of the fundamental principles underpinning global commerce. We are carefully evaluating all aspects of the unfolding situation in that region. Our defense forces are taking necessary measures in this regard, and in that context, I would also like to say I'm not in agreement whether we are in a position to defend or not. But I'm not aware that India is part of any multilateral initiative or operation presently in or around the Red Sea. बांग्लादेश के आगामी चुनाव को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये वहां का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का मित्र और करीबी साथी होने के नाते भारत वहां शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव देखना चाहता है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि गजा के दक्षिण में कार्रवाई में कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है, तो वहीं कई सुरंग और शाफ्ट एंटी टैंक लॉन्चिंग पैड्स बड़ी मात्रा में घातक हथियारों को भी नष्ट कर दिया गया है। ऐसा दावा इजराइल का है और वहीं हमास ने कहा कि उसने आईडीएफ फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाया है। पूरी दुनिया इस समय दो बड़े संघर्षों से गुजर रही है। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच 22 महीने से युद्ध जारी है, दूसरी तरफ इस साल 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमास के आतंकियों का सफाया करने निकली इजरायली सेना गजा में अपने सैन्य अभियान को जारी रखे हुए है। जल, थल और वायु से हो रहे समायोजित हमलों में हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इस बीच उत्तरी और दक्षिणी गजा के कई हिस्सों में हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि गजा पट्टी के दक्षिण में कार्रवाई में कई आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके अलावा दर्जनों सुरंग शाफ्ट और एंटी टैंक लॉन्चिंग पैड के साथ साथ कई हथियारों को भी नष्ट किया गया है। दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास ने दावा किया है कि उसने मध्य गजा में ब्यूरिज शरणार्थी शिविर के उत्तर में 4 बैरल बम और एक एंटी कार्मिक आईईडी के साथ एक बारूदी सुरंग में विस्फोट किया है। आतंकी गुट ने कहा कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। वहीं हमास की कैद से 54 दिन बाद मुक्त हुई फ्रांसीसी इजरायली मिया शेम ने अपने कड़वे अनुभव साझा किए। मिया ने कहा कि उन्हें एक अंधेरे कमरे में रखा गया था, जहां हर समय आतंकी उन पर नजर बनाए रखते थे। उन्हें हर समय अपनी जान का डर लगा रहता था। मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। बात करने की भी अनुमति नहीं थी, देखने, सुनने, छिपने की अनुमति नहीं थी। एक आतंकवादी 24 घंटे आपकी ओर देखता रहता था। मुझे हर समय अपनी मौत का डर लगा रहता था। वहीं इजरायली सेना ने मध्य गाजा में फैली भूमि की एक पट्टी को खाली करने का आह्वान किया है, जिसमें ब्यूरिज और नुसीरत शिविर शामिल हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि विस्थापितों के पास जाने के लिए कोई और सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि दीर अल बलाह में पहले ही कई लाख विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। इस बीच विस्थापित लोग संघर्ष के जल्द खत्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हमलों के कारण हम गाजा शहर छोड़ने वाले सबसे पहले लोग थे। हम अल नुसीरत शिविर से 2 बार विस्थापित हुए, इसीलिए हम सभी को अल नुसीरत छोड़ना पड़ा। हमें नहीं पता था कि कहाँ जाना है। अब हम दीर अल बल्हा में हैं, लेकिन अभी भी हमें कई कष्टों के बीच जीना पड़ रहा है। दूसरी तरफ 7 अक्टूबर को नोवा फेस्टिवल में हमास आतंकियों द्वारा मारे गए या अपहरित किए गए लोगों के परिवारजनों और दोस्तों ने अपने परिजनों को याद करने के लिए शुक्रवार को स्मारक स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी बंधकों की रिहाई पर जोर दिया। आज मैं यहाँ उन सही बच्चों को देखने आया हूँ जहाँ उनकी मौत हुई थी। मेरा बेटा यहीं मारा गया था। यहाँ मैंने एक नई तस्वीर और अपने बच्चे का नाम डाला है। गौरतलब है कि इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष की सबसे ज्यादा मार गजा वासियों को झेलनी पड़ रही है। हमलों के बीच जान बचाने के साथ साथ बुनियादी जरूरतों के लिए भी ये लोग तरस रहे हैं। और अब खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। और पिछले 22 महीने से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष में रूस ने अपने हाल के दिनों में हमलों को तेज कर दिया है। रूस ने कीव, लीव, ओडेसा, डेनिप्रो, खार्किव, जापोरिजिया में भीषण हमले किए हैं और कई लोगों के इसमें मारे जाने की खबर है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है।
साल 2023 खत्म होने की कगार पर है, लेकिन फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ संघर्ष थमने की बजाय लगातार और तेज होते जा रहा है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि रूसी सेना ने कीव में आवासीय इमारतों को मिसाइलों से निशाना बनाया है, जिसमें 12 नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इन हमलों से कीव में एक गोदाम, साथ ही एक फैक्ट्री भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। रूस ने कीव में एक मेट्रो स्टेशन को भी टारगेट करके हमला किया। वहीं रूस के लगातार तेज होते मिसाइल हमले से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। मैं सुबह एक भयानक धमाके से जाग गई। यह बहुत भयानक था। मिसाइल उड़ रही थी और हर चीज़ गूंज रही थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं बचने के लिए भागना चाहती थी। मैं जैसे ही बाथरूम के अंदर गई, दीवार से लगा शीशा हमले में उड़ गया। बड़ी मुश्किल से मेरी जान बच पाई है। हम मेट्रो से उतरे और प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे जब हमें शक्तिशाली कंपन महसूस हुआ। हमने इसे महसूस किया। फिर कुछ मलबा एस्केलेटर से नीचे गिरने लगा। मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। वहाँ बहुत सारी धूल नजर आ रही थी। यह डरावना था। बहुत शक्तिशाली विस्फोट था। रूस ने यूक्रेन के कीव के अलावा लिविव, ओडेसा, डिनिप्रो, खार्किव, जापोरिजिया में बड़े मिसाइल हमले किए, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इन हमलों से सभी शहरों में काफी तबाही मच गई है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने 150 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ये हमले किए हैं। इसके अलावा हाइपरसोनिक किंजाल मिसाइलों का भी प्रयोग किया गया है। वहीं शाहिद ड्रोन से भी टारगेट किया गया है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि ये हमले पूर्व, पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र में हुए हैं। हमले वाले इलाकों में प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। अभी तक हम स्थानीय सरकार और हमारे वॉलंटियर्स की मदद के साथ प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। हमारे लोगों को ढूंढने के लिए बचाव अभियान जारी है, जिनमें से कुछ लापता हो गए हैं। मुख्य हमला शॉपिंग मॉल पर था। एक हमला मैटरनिटी अस्पताल के पास भी हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम्स के जरिए कई मिसाइलों को रोका है। ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले से डरने की नहीं, बल्कि इसका जवाब देने की बात कही। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर रूस के आगे नहीं झुकेगा और न ही हार मानेगा। रूस ने कीव, ल्विव, ओडेसा, डिनिप्रो, खार्किव, जापोरिजिया और हमारे अन्य शहरों पर बड़ा हमला किया है। रूस की ओर से 100 से अधिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें से अधिकांश को मार गिराया गया है। दुर्भाग्य से हमले में कई लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। हम रूस के हमले का जवाब जरूर देंगे। हम अपने देश, हर शहर और अपने सभी लोग की सुरक्षा की गारंटी के लिए लड़ेंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन पर हमलों को लेकर रूस की कड़ी निंदा की है। यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी दूत ने कहा कि इन हमलों ने यूक्रेन में विनाश, मौत और मानवीय पीड़ा का रास्ता छोड़ दिया है। दूसरी तरफ रूस ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन ने कहा कि अगर G7 समूह रूस की संपत्ति को जब्त कर लेगा, तो जवाब में रूस भी पश्चिमी संपत्तियों की सूची को जब्त कर लेगा। अगर G7 देश रूस के केंद्रीय बैंक की $300 अरब की संपत्ति को जब्त कर लेंगे, तो रूस भी पश्चिमी देशों की संपत्ति को जब्त कर लेगा। पश्चिम का ऐसा कोई भी कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और वैश्विक वित्तीय प्रणाली और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों को कमजोर कर देगा। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को संघर्ष शुरू हुआ था। इसको 22 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी दोनों पक्ष इस संघर्ष को खत्म करने में नाकाम रहे हैं। और अब खबरें अमेरिकी महाद्वीप से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और आगामी राष्ट्रपति चुनाव में प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अमेरिकी राज्य कोलोराडो के बाद अब मेन राज्य ने भी उनको चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया है। 2021 में 6 जनवरी को कैपिटल हिल हिंसा मामले में दोषी करार दिए जाने के मद्देनजर मेन राज्य की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना ली बेलोज ने यह फैसला सुनाया। हालांकि ट्रंप अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा खारिज करते रहते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 1 महीने के अंदर उन्हें दूसरा बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राज्य कोलोराडो के बाद अब मेन राज्य ने भी 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए उन्हें अयोग्य करार दिया है।
मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्य के प्राइमरी बैलेट से अयोग्य घोषित कर दिया। कोलोराडो के बाद मेन 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर हुए हमले में ट्रंप की कथित भूमिका के लिए उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने वाला दूसरा राज्य है। मेन राज्य की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना ली बेलोज ने मामले में संवैधानिक विद्रोह के प्रावधान का हवाला देते हुए ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया। 34 पेज के फैसले में बेलोज ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। शेना बेलोज ने बताया कि 2024 में रिपब्लिकन नामांकन के लिए सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के बारे में झूठे वादे फैलाकर विद्रोह को उकसाया और फिर अपने समर्थकों से सांसदों को वोट प्रमाणित करने से रोकने के लिए यूएस कैपिटल पर मार्च करने का आग्रह किया। उन्होंने साथ ही बताया कि ट्रंप पर यह कार्रवाई अमेरिकी संविधान के विद्रोह खंड के तहत की गई है। 6 जनवरी 2021 को हमारे देश की राजधानी पर हमला हुआ था। यह अमेरिकी लोकतंत्र पर एक अभूतपूर्व हमला था। जैसा कि अभियोग में बताया गया है, यह प्रतिवादी द्वारा झूठ से प्रेरित था, जिसका लक्ष्य अमेरिका के आधारभूत कार्य में बाधा डालना था। राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम एक निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत सामने आते हैं। बेलोज ने साथ ही लिखा है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की वजह से ट्रंप को मेन के बैलेट से हटा दिया जाना चाहिए। इस संशोधन के मुताबिक विद्रोह या इसमें शामिल कोई भी शख्स पद संभालने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाता है। वहीं इससे पहले ट्रंप के कैंपेन ने बेलोज से कहा था कि वे इस प्रक्रिया से खुद को अलग कर लें। अब जब ये फैसला आ गया है तो ट्रंप के कैंपेन के प्रवक्ता उन्हें बाइडेन समर्थक बता रहे हैं। ट्रंप के कैंपेन के प्रवक्ता स्टीवन चेंग ने फैसले को गलत करार देते हुए बेलोज को पक्षपातपूर्ण बाइडेन समर्थक डेमोक्रेट कहा। उन्होंने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का कैंपेन मेन के इस क्रूर फैसले के खिलाफ राज्य की अदालत में तुरंत चुनौती देगा। हालांकि कैपिटल हिल पर हमले में अपनी भूमिका को लेकर ट्रंप ने हमेशा इनकार किया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने के राज्य के सर्वोच्च अदालत के फैसले के विरुद्ध अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। गौरतलब है कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी विद्रोह में शामिल होता है तो वो दोबारा संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकता। दरअसल 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के चुनाव से दूर रखने के लिए उनकी उम्मीदवारी को कई राज्यों में चुनौती दी गई है। इसका आधार संविधान के 14वें संशोधन को बनाया गया है। हालांकि मिशिगन और मिनेसोटा राज्य की अदालतों ने ट्रंप पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और उत्तरी गोलार्ध में एक और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर हजारों प्रवासी भीषण ठंड के साथ साथ अनिश्चय से जूझ रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज के बीच बातचीत हुई है और यह तय किया गया है कि दोनों देश सीमा पर प्रवासन की समस्या से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। मैक्सिको और अमेरिका के कद्दावर नेता बंद गर्म कमरे में बैठक के जरिए दोनों देशों की सीमा पर ठंड में ठिठुर रहे हजारों प्रवासियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। ऐसी एक बैठक हुई अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज के बीच। हालांकि इस बैठक से मायूस, थके हुए और बेहतर जीवन की तलाश में कई कोसों दूर से पैदल निकले हजारों प्रवासियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। मैक्सिको सिटी में हुई इस अहम बैठक में दोनों देशों ने तय किया कि वह सीमा पर प्रवासन की समस्या से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। अमेरिका ने उत्तरी अमेरिकी देशों को ढांढस बंधाई है कि वह वेनेजुएला, क्यूबा, निकारागुआन और हाइटियन देशों से होने वाले प्रवास के मूल कारणों का जड़ से समाधान करेंगे। इस बीच मैक्सिको के राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ अपने देश के संबंधों को मधुर बताया। उत्तरी सीमाओं पर प्रवासियों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। हमें सतर्क रहना होगा कि सीमा बंद न हो। दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है कि स्थिति को सामान्य करने के लिए रेल क्रॉसिंग और सीमा पुल को खोला जाए। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उनका मैक्सिको पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको के सीमावर्ती शहर सियुदाद जुआरेज में मौसम इन प्रवासियों की कड़ी परीक्षा ले रहा है। रात में तापमान -2 तक पहुंचकर इन प्रवासियों का हाड़ कंपाने को तैयार है। ये अपने परिवार और प्रियजनों को पीछे छोड़कर हजारों किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके कुछ अधिक धन और सुविधा की आस में अपने वतन को पीछे छोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक प्रवासी मैनुएल मदीना
रास्ते की कठिनाइयों का दर्द बयां कर रहे हैं। बच्चों के साथ इतना लंबा रास्ता तय करना एक बहुत कठिन काम है। अमेरिका पहुंचने के बाद हमें मदद मिलेगी या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। इतनी मेहनत के बाद सब व्यर्थ चला जाए तो बहुत बुरा लगता है। यह है ऑस्कर रूस, जो कि वेनेजुएला से यहाँ आया है। इस समय यह अपने जीवन की सबसे बड़ी दुविधा से जूझने को मजबूर है। रूस को अपने परिवार के सदस्य जैसे कुत्ते को पीछे छोड़कर जाना पड़ रहा है। रूस ने अपने इस साथी के तमाम दिक्कतों से जूझते हुए सरहदें पार की, लेकिन अब उसे चुनना था कि वह उसे लावारिस छोड़ देगा या हमेशा के लिए सुला देगा। रूस ने स्थानीय मीडिया की मदद से अपने कुत्ते को गोद लेने के लिए एक परिवार ढूंढा, जिसने उसे खुले दिल से अपनाया। वो कोई सामान या पालतू जानवर नहीं है, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं उसे मरने नहीं दे सकता था। मैं उस परिवार के लिए शुक्रगुजार हूँ जिसने उसे अपनाया है। मेक्सिको अमेरिका की सीमा पर हजारों प्रवासी अपनी किस्मत को बदलने के लिए अमेरिका की ओर रुख करने के लिए बेसब्र हैं, लेकिन बड़ी दीवार, कटीले तार और अमेरिकी जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच सीमा पार करना इतना आसान नहीं है। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए राष्ट्रपति माइली ने पिछले सप्ताह जो उपाय देश के सामने पेश किए, उसी का नतीजा है ये विरोध प्रदर्शन। और अर्जेंटीना का जनरल कन्फेडरेशन ऑफ लेबर, ये संगठन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है। अर्जेंटीना में सबसे प्रभावशाली श्रमिक संगठन जनरल कन्फेडरेशन ऑफ लेबर (CGT) ने माइली के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के विरोध में राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया है। श्रमिक संगठन CGT ने राष्ट्रपति जेवियर माइली द्वारा श्रम, आपराधिक, ऊर्जा समेत चुनावी मामलों में सुधार के लिए जारी प्रस्ताव के विरोध में 24 जनवरी को आम हड़ताल की घोषणा की है। दक्षिण अमेरिकी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पिछले सप्ताह 300 उपाय पेश किए थे, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ता संगठन जस्टिस पैलेस के बाहर एकत्र हुए थे। पुलिस ने इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 24 जनवरी 2024 को हम हड़ताल करने जा रहे हैं। अर्जेंटीना में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लोग 2 सालों के लिए राष्ट्रपति को सारी सार्वजनिक शक्ति दे देते हैं तो और वह इसे अगले 2 वर्षों के लिए फिर बहाल कर सकते हैं। ऐसे में हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे होंगे जहां एक राष्ट्रपति अपने पूरे जनादेश के दौरान सार्वजनिक शक्ति और संस्थानों के योग का सम्मान नहीं करेगा और इस तरह किसी भी चीज का सम्मान नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि माइली की सरकार ने एक सुधार विधेयक का प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें अर्जेंटीना की बीमार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का दावा किया गया। दूरगामी सोच के साथ लिए गए इन फैसलों में शामिल है कामकाजी मानकों में बदलाव और सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना। इन विरोध प्रदर्शनों के कारणों की बात करें तो अर्जेंटीना वर्कर्स जनरल कन्फेडरेशन (CGT) जैसे संगठनों ने कहा है कि सरकारी उपायों से वेतन और अर्जेंटीना के अधिकार प्रभावित होंगे। इन फैसलों से अर्जेंटीना के श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वे हमारे काम पर हमला कर रहे हैं। उनकी इन योजनाओं का असर गरीबों पर पड़ेगा। बड़े व्यवसायों के मालिकों को लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सरकार श्रमिकों के वेतन में कटौती कर रही है। बीते 10 दिसंबर से राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पदभार संभाला है। तब से ही उनके खिलाफ देश भर में विरोध देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि इन आर्थिक उपायों को अगर आप देखेंगे तो इसमें कर, श्रम, आपराधिक, ऊर्जा और चुनावी मामलों को शामिल किया गया है। इन सभी मामलों पर आवश्यकता और तत्काल सुधार शामिल है। तो वामपंथी संगठनों ने अर्जेंटीना में 24 जनवरी 2024 को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। तो खबर दुनिया के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं वो कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि मुसलमानों आज सवाल है।